वर्ग है उसके उत्थान के लिए बहुत सारे आंदोलन चले भारत में, अलग अलग समय पर चले। डॉक्टर अंबेडकर अपने टाइम के दलित सुधार आंदोलनों में एक प्रमुख नेता रहे, दलित प्रतिनिधि के रूप में। समाज सुधार आंदोलनों में, दलित सुधार आंदोलन के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो जैसे ज्योतिबा फुले को इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक आंदोलन हमारे पास बड़ा प्रमुख है, आत्मसम्मान आंदोलन। एक आंदोलन केरल के अंतर्गत चला था, वाईकोम आंदोलन, उससे कनिष्ठ सहायक के पेपर में क्वेश्चन भी आया था। और डॉक्टर अंबेडकर को और संबंधित कुछ समाज सुधारकों को पढ़ेंगे। दो लाइन में अगर चर्चाओं को शुरू किया जाए तो अदम गोंडवी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए। उन्होंने जो है एक कविता लिखी, चमारों की गली शीर्षक से, चिरपरिचित कविता है, सभी से विख्यात कविता है। चमारों की गली जो कविता उन्होंने लिखी, उस कविता की चंद लाइनें हैं कि आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा चमारों की गली तक आपको। ठीक है, तो महसूस अगर हमें 1936 का भारत या उस दौर का भारत करना हो, जिसको मैं कहूंगा कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध का जो भारत है, उस भारत को अगर समझना है, उसके समाज को समझना है, तो साहित्य हमेशा से समाज का दर्पण रहा है। उसने समाज को समय समय पर आईना दिखाया है। इसलिए हम लोग इन सामाजिक सुधार आंदोलनों में पढ़ते रहेंगे कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जाननी आवश्यक हैं। हमारे पेपर में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति से शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट है सत्यशोधक समाज। कौन सा समाज है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज जो है, इस समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, तो किस अवधारणा पर बना था सत्यशोधक समाज, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इनका नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनके द्वारा बनाया गया था सत्यशोधक समाज। ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा बनाया गया ये समाज किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1873 में इस समाज का गठन किया गया, स्थापना की गई, और बनाने वाले व्यक्ति ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इन्हें हम लोग ज्योतिबा फुले कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? ज्योतिबा फुले। तो दलित समाज के एक नेता के रूप में, प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में ज्योतिबा फुले जो है, उन्होंने अपनी भूमिका रखी। इन्होंने अछूतों के संघर्षों का सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका पर बल दिया, और उसके लिए उन्होंने एक समाज बनाया, सत्यशोधक समाज। ये पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए बनाया गया समाज था, और सत्यशोधक समाज की भूमिका जो है वो हमारे पास बड़ी महत्वपूर्ण रहती है कुछ कुछ चीजों में। जैसे ज्योतिबा फुले जो थी, उन्होंने एक तो मैं कह सकता हूं ना कि संघर्ष का दौर उस समय पे दलित जातियों के लिए था। तो उस दौर में इन्होंने बहुत सारी बातें कही, जैसे उच्च जातियों के खिलाफ इन्होंने कुछ बहुत ऐसी कठोर बातें भी कही। ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से इन्होंने सीधा सीधा तंज कसा ब्राह्मणवाद पर, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, और ब्राह्मणवाद पर सीधा तंज कसने वाली इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। तो कभी तुम्हारे पास पूछे गुलामगिरी पुस्तक लिखने वाले कौन थे, तो कौन थे? ज्योतिबा फुले। इन्होंने कुछ मजबूत स्टैंड लिए। जैसे सबसे पहला इनके द्वारा बनाया गया सत्यशोधक समाज, इसने सबसे पहली बात की अछूतों का हित, अछूत का हित जो है वो सर्वोपरि रखा। दूसरा इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणवाद, इस ब्राह्मणवाद पर या फिर एक पक्ष की ओर झुके धर्म पर, एक पक्ष की ओर झुका धर्म, और झुका धर्म, एक पक्ष की ओर झुका धर्म, इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। एक पक्ष की ओर झुका धर्म मतलब, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत वगैरह नहीं थी,
तो इस चीज के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा था वो कौन सा आंदोलन था? सत्यशोधक समाज था जो इसके विरोध में काम कर रहा था। क्लियर है इतना? अब इसी सत्यशोधक समाज के अंदर एक बात ध्यान रख लेनी है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ज्योतिबा फुले के द्वारा पूना के अंतर्गत कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय इन्होंने जो है वो पूना के अंतर्गत स्थापित किया और इस कन्या विद्यालय ने नारी शिक्षा पर बल दिया। नारी शिक्षा पर बल देने वाला विद्यालय था कन्या विद्यालय। नारी शिक्षा पर बल दिया। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करवाए, जैसे इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ जो है वो अपना स्टैंड रखा। किसके खिलाफ रखा? बाल विवाह। बाल विवाह के विरुद्ध जो है ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के रूप में सामने आए। तो पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना हो वो भी किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इन्होंने बनाया था कौन सा समाज? सत्यशोधक समाज। बहुत ज्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं। सत्यशोधक समाज किसने बनाया? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले या ज्योतिबा फुले हम इनको कहेंगे। कब बनाया था? 1873 में। इनकी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। गुलामगिरी पर किस पर तंज कसा है इन्होंने? तो ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद पर इन्होंने बड़े बुरे तरीके से तंज कसा है अपनी कौन सी पुस्तक के माध्यम से? गुलामगिरी के माध्यम से। इसके अलावा इन्होंने अछूत के हित के संबंध में आंदोलन किया। ब्राह्मणवाद जैसा मैंने बताया इसका विरोध किया। एक पक्ष की ओर झुके धर्म का विरोध किया कि ये केवल स्वर्णों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देता है, दलितों को नहीं देता है। ऐसी कुछ बातें इन्होंने रखी। इसके अलावा इन्होंने एक पूना में कन्या विद्यालय खोला जिसने नारी शिक्षा में योगदान दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम लोग ज्योतिबा फुले या फिर सत्यशोधक समाज की बात करते हैं इसलिए पॉपुलर है क्योंकि दलितों के लिए कार्य करने वाला ये प्रथम समाज था, या मैं कह सकता हूं कि पहला एसोसिएशन था जिसने दलितों के लिए कार्य किया था। दलितों के लिए यानी अस्पृश्यता का कार्य, अस्पृश्यता के उन्मूलन का कार्य करने वाला ये पहला भारतीय जो है एक समाज था, सत्यशोधक समाज। आई बात समझ में? दूसरा देखो, एक आंदोलन चला। आंदोलन का नाम है आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में भी थोड़ा बहुत बातें ध्यान से समझ लेना। आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन सीधा सीधा ब्राह्मणवाद पर था। ब्राह्मणों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन मैं कह सकता हूं ये आंदोलन था। वर्ष 1920 के दौर में शुरू हुआ आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन काफी पॉपुलर रहा भारतीय समाज में। इस आंदोलन को या फिर जैसे कल हमने प्रवर्तक वगैरह पढ़े ना, ठीक है, तो वैसे ही अगर इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति की मैं बात करूं तो उनका नाम था ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी, ठीक हो गया। ईवी रामास्वामी नायकर, क्या बोलेंगे? ईवी रामास्वामी नायकर। इन्होंने चलाया था आंदोलन कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन भी समान आंदोलन था। इसमें भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया इसके अंतर्गत भी। दूसरा इसमें एक और पक्ष रखा गया था कि इस आंदोलन ने एक बात कही, इसने कहा कि दलितों का मंदिरों में प्रवेश। किसमें प्रवेश? दलितों का मंदिरों में प्रवेश। दलितों का मंदिर में प्रवेश। दूसरा इन्होंने एक बात कही कि अनुष्ठानिक कार्य यानी पूजा पाठ वगैरह, अनुष्ठानिक कार्य जो है वो बिना पंडितों की सहायता के होने चाहिए, यानी पंडितों के बिना जो है वो अनुष्ठानिक कार्य किए जाने चाहिए। इस बात पर जोर देने वाला आंदोलन था कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन। क्लियर हो गया? इस आंदोलन ने कुछ तीखे रुख भी अपनाए, जैसे इस आंदोलन ने मनुस्मृति को जला दिया। किसको जला दिया? मनुस्मृति को जला दिया। मनुस्मृति को जलाना, ये सारे जो है कार्य इस आंदोलन में देखने को मिले। जैसा कि हमने ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में बात की, तो ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में तुमको ध्यान रखना है, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से भी इनको जाना जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई। किसकी रचना की गई? रामायण।
अगर पूछेगा तमिल भाषा रामायण की रचना किसने की, तो वो इन्हीं के द्वारा की गई। इन्होंने रामायण लिखी तमिल के अंतर्गत, और इस रामायण को इन्होंने कहा कि यह सच्ची रामायण है। कैसी रामायण है? सच्ची रामायण। इसे सच्ची रामायण कहा गया, जो मूल रामायण से काफी अलग थी। ठीक है, तो तमिल भाषा में इन्होंने रामायण वगैरह लिखने का काम वगैरह किया था। क्लियर हो जाएगा इतना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आत्मसम्मान आंदोलन मूल रूप से पूछेगा किसके विरोध में था, तो ब्राह्मणवाद के विरोध में। इन्हें दलितों का मंदिरों में प्रवेश, ये स्टैंड रखा। अनुष्ठानिक कार्य पंडितों के बिना, यानी पूजा पाठ विवाह वगैरह वो सब किसके बिना करवाए जाने चाहिए? पंडितों के बिना, इन्होंने कहा। मनुस्मृति को जलाया। ठीक है, तमिल भाषा में इन्होंने रामायण की रचना की, और इस रामायण को इन्होंने कहा कि ये एक सच्ची रामायण है। कैसी रामायण है? सच्ची रामायण है। क्लियर हो गया इतना? यहां तक ध्यान रह जाएगा। अब इस फेज में ना थोड़ा सा हमको एक आंदोलन की बात करनी है। इस आंदोलन के बाद डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे। तो 2 लाइन का एक और आंदोलन है जो केरल के अंदर चला था। आंदोलन का नाम है वाइकोम आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? वाइकोम आंदोलन। वाइकोम आंदोलन जो है ये केरल में हुआ था। ये आंदोलन से हमारे पास अभी जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वाइकोम आंदोलन, या फिर मैं इसको वाइकोम सत्याग्रह भी लिखूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस आंदोलन की रूपरेखा थोड़ा सा हम लोग समझते हुए चलेंगे। क्या है वाइकोम आंदोलन? तो जब भी पूछेगा किसके द्वारा चलाया गया, तो इसको श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। इन्होंने चलाया केरल के अंतर्गत कौन सा आंदोलन? वाइकोम आंदोलन। 19वीं सदी के आसपास इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन ने सबसे महत्वपूर्ण स्टैंड जो लिया, वो लिया कि छुआछूत का विरोध होना चाहिए। छुआछूत का विरोध यानी अस्पृश्यता का इन्होंने पूरे तरीके से विरोध किया, और कहा अस्पृश्यता गलत है। ठीक है ना? तो छुआछूत के विरोध में नारायण गुरु जो है वो आए। दूसरा स्टैंड इन्होंने सेम रखा था कि भाई दलित जो है उनको मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। दलित मंदिर में प्रवेश करेंगे तभी जाकर के बात बनेगी। बड़ा सिंपल है। देखो 3 आंदोलन अभी तक हमने पढ़े यहाँ पे। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, उन्होंने पुस्तक लिखी गुलामगिरी। ठीक हो गया। दूसरा अगर हमको पूछेगा आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन, तो वो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। पेरियार उनको ही कहा गया। ठीक है ना? इसके अलावा यहां पर मैं कह रहा हूं कि श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है? वाइकोम आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें तो छुआछूत के विरोध में था। दूसरा दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने से संबंधित आंदोलन था। इस आंदोलन का समर्थन करने वाले श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है आवाज उठाई गई, और एक सभा उन्होंने बनाई जिसका नाम था श्री नारायण धर्म पालन योग संगठन। ऐसा कुछ, धर्म परिपालन योग संगठन। इन्होंने मतलब जो संगठन बनाया वो इस आंदोलन में सक्रिय था। इस आंदोलन के बारे में मैं तुम्हें कुछ विशेष बातें बताना चाहूंगा। जैसे एक तो ये ध्यान रख लेना कि इन्होंने एक संगठन बनाया श्री नारायण धर्म परिपालन। श्री नारायण धर्म परिपालन योग संगठन। इस संगठन ने इस आंदोलन को चलाया था। नारायण गुरु जो इस आंदोलन को चला रहे थे, उन्होंने जो है एक कोटेशन दी। उन्होंने कोटेशन दी मानव जाति के लिए एक धर्म, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर। मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर, ये नारा इनके द्वारा दिया गया। और ये हमारे हाल फिलहाल के कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। कौन से पेपर में पूछा गया है? कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा था। यूकेपीएससी उस पेपर को करवा रहा था। ठीक है भाई, उसने इस पेपर में पूछा था कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया कि मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर। तो इस नारा को देने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री नारायण गुरु। उन्होंने इस आंदोलन में ये नारा दिया था। एक बात तुमको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। देखो क्या है ना
कि केरल के अंतर्गत एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं नंबूदरी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण होते हैं? नंबूदरी ब्राह्मण। नंबूदरी ब्राह्मण का मतलब है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण। नंबूदरी ब्राह्मण जो है उनका मतलब है उच्च ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण है? उच्च ब्राह्मण। उच्च ब्राह्मण नंबूदरी ब्राह्मण है ना। तो इनकी एक सभा है, नंबूदरी ब्राह्मणों की एक सभा थी, जिस सभा का नाम था योगक्षेम सभा। क्या नाम था? योगक्षेम सभा। आश्चर्य की बात है कि योगक्षेम सभा जो नंबूदरी ब्राह्मणों की, उच्च ब्राह्मणों की सभा थी, उस सभा ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। तो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए कि इस आंदोलन को समर्थन देने वाले उच्च ब्राह्मणों की सभा कौन सी थी, तो योगक्षेम सभा। इस सभा ने भी इस आंदोलन को जो है वो सपोर्ट किया था। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे इसी आंदोलन को सपोर्ट करने वाली एक सभा थी केरल हिंदू सभा। कौन सी सभा थी? केरल हिंदू सभा। केरल हिंदू सभा ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। एक सोसाइटी थी जिसका नाम था नायर सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी थी? नायर सोसाइटी। उसने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो इन सभी समर्थनों के बाद ये आंदोलन कुछ हद तक सफल रहा। इस आंदोलन के अंतिम रूपरेखा तुमको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए स्वयं गांधी जी को उतरना पड़ा। किसको उतरना पड़ा? गांधी जी। गांधी जी को स्वयं उतरना पड़ा। गांधी जी की मध्यस्थता में इस आंदोलन का समझौता हुआ। गांधी जी की मध्यस्थता में क्या हुआ था? समझौता। और ये समझौता जो है वो किसके साथ हुआ था? तो ये समझौता हुआ था त्रावणकोर की महारानी के साथ। किसके साथ हुआ था? त्रावणकोर की महारानी। गांधी जी की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था त्रावणकोर की महारानी के साथ। और अगर पूछ लिया जाएगा कि ये समझौता कब हुआ था, तो ये समझौता हुआ था मार्च 1925 में। कब हुआ था? मार्च 1925। मार्च 1925 में जो है ये समझौता हुआ था गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी के साथ। और इस समझौते के बाद दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के कुछ अधिकार वगैरह दिए गए। दलितों के मंदिर प्रवेश से संबंधित जो है ये समझौता रहा था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। क्लियर है इतना? तो यहां पर अगर मैं सीधे सीधे बात करूं अपने पास अंतिम आंदोलन की, तो वो आंदोलन मैंने कौन सा बताया? वाइकोम आंदोलन। वाइकोम आंदोलन या वाइकोम सत्याग्रह। पहली बात तो अगर तुमको पूछेगा किस प्रकार का सत्याग्रह था, तो ध्यान रखना है कि यह एक गांधीवादी सत्याग्रह था। कैसा सत्याग्रह था? गांधीवादी सत्याग्रह। गांधीवादी सत्याग्रह था जिसका नाम है वाइकोम सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने छुआछूत के विरोध में आवाज उठाई, दलितों का मंदिरों में प्रवेश करने के लिए मांग की। इन्होंने एक संगठन बनाया श्री नारायण धर्म परिपालन योग संगठन। इन्होंने ही अपना एक नारा दिया मानव जाति के लिए, एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर। समझ गए बात को? ये हमारे पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है। इन्होंने नंबूदरी जो उच्च ब्राह्मण थे उनकी एक सभा हुआ करती थी योगक्षेम सभा। इस सभा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और अंत में महात्मा गांधी जी की मध्यस्थता के बाद एक समझौता हुआ त्रावणकोर की महारानी के साथ मार्च 1925 में। उसके बाद ये आंदोलन जो है वो शांत हो गया, ठीक हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? आगे चलो सीधे सीधे। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी बात करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अगर हम लोग बात करें तो इनके बारे में काफी सारी चीजें हैं। सीधे सीधे मैं शुरुआत से बात को शुरू करता हूं। कुछ बातें जो हमको बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में, जो हमसे पूछ ली जाती है। अगर पूछ लिया जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1891 में। कौन सी जगह जन्म हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था 1891 में। 1891 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंबेडकर का जन्म एक अस्पृश्य जाति, यानी जिसके साथ जो जाति निम्न समझी जाती थी, उस जाति के अंतर्गत महार जाति में हुआ था। कौन सी जाति में हुआ था? महार। महार जाति के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था एक अस्पृश्य परिवार में।
1891 के अंतर्गत। ठीक है, आगे चल करके इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने अलग अलग स्थानों से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अंबेडकर काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। संविधान सभा में हमने पढ़ा कि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे। आई बात समझ में। इनके द्वारा किए गए कार्यों पर सीधे सीधे सबसे पहले अगर हम आए तो 1924 के अंतर्गत, किस वर्ष, 1924, 1924 के अंतर्गत इन्होंने एक सभा बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन सी सभा बनाई? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अगर क्वेश्चन आएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी, तो अंबेडकर के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1924। अच्छा, इस सभा ने क्या काम किया? तो इस सभा ने काम किया, इसने कहा कि दलितों को भौतिक और नैतिक, दलितों को भौतिक और नैतिक सुख प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? भौतिक और नैतिक सुख प्राप्त होना चाहिए। मतलब दलितों को वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो एक स्वर्ण समाज को, एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है। बराबरी का अधिकार वगैरह मिलना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले जो है 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। मराठी भाषा के अंतर्गत इन्होंने कुछ पत्रों का संपादन किया। वो समाचार पत्र हमारे पास पूछ लिए जाते हैं। जैसे 1920 के दौर में, 1920 में मराठी भाषा में इन्होंने मूक नायक, कौन सा समाचार पत्र? मूक नायक। और 1927 के अंतर्गत, 1927 के अंतर्गत एक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत। कौन सा समाचार पत्र? बहिष्कृत भारत। ये दोनों समाचार पत्र इनके द्वारा निकाले गए। और अगर पूछ लिया जाएगा इन दोनों समाचार पत्रों का क्या महत्व है, मूक नायक या बहिष्कृत भारत, तो दोनों के दोनों कौन सी भाषा में निकाले गए हैं? मराठी भाषा के अंतर्गत इन्होंने निकाले थे। ठीक हो गया। एक 1920 में निकला था जिसका नाम था मूक नायक, एक 1927 में निकला जिसका नाम है बहिष्कृत भारत। आई बात समझ में। इसके अलावा अंबेडकर की अगर हम बात करें तो अंबेडकर 1930 के दौर में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 1930 में ये भारत की राजनीति में कूद गए। किस में कूदे? भारत की राजनीति में शामिल हो गए अंबेडकर। और राजनीति में शामिल होने के बाद, क्योंकि 1930 के दौर में आपको पता होगा कि लॉर्ड इरविन का काल चल रहा था और गोलमेज सम्मेलनों की तैयारी चल रही थी। उधर गांधी जी आंदोलन चला रखे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम नहीं मानेंगे ब्रिटिश आज्ञा, वो गांधी जी का आंदोलन था। इनकी बात करें अंबेडकर की तो 1930 में भारत की राजनीति में आए और 1930 में भारत की राजनीति में आने के बाद अंबेडकर ने अपना पक्ष रखा। अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाए गए थे। कितने सम्मेलन करवाए गए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन। अब इन गोलमेज सम्मेलनों को ना हम आगे पढ़ेंगे, जब महात्मा गांधी ये सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे ना, वहां पढ़ेंगे। बहरहाल इतना ध्यान रख लेना कि 1930 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 1930 से 1932 के बीच कितने गोलमेज सम्मेलन हो गए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों के अंतर्गत सम्मिलित हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए थे। आई बात समझ में। अब अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में क्या बात रखी, क्या बोला था इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इस गोलमेज सम्मेलन को हमें थोड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए चलना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने कहा कि दलित जो हैं उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो। कैसा क्षेत्र दे दो? अलग निर्वाचन क्षेत्र। अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी इन्होंने सांप्रदायिक क्षेत्र की मांग की। किसकी मांग की? सांप्रदायिक क्षेत्र। कहने का मतलब यह है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जो है वो कह रहे हैं कि भाई दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र दे दो जहां दलित चुनाव लड़ेंगे। अब एक बात बताओ, 1919 में भैया भारत में एक अधिनियम आता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम।
और उस अधिनियम का विरोध हुआ था। विरोध क्या हुआ था? क्योंकि मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर जो है वो निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। मतलब अगर हम 1909 के अधिनियम की रूपरेखा देखें या 1919 के अधिनियम को देखें तो हमें एक बात समझ आ गई थी कि दलितों को तो उस समय तक कोई छेड़ाछाड़ी 1919 तक नहीं की थी, लेकिन अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में बड़े अच्छे तरीके से बांट दिया था, क्योंकि मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए थे। निर्वाचन क्षेत्र मतलब जहां केवल मुसलमान चुनाव लड़ सकते हैं। अब अंग्रेज दूसरी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि भैया मुसलमान और हिंदुओं को तो बांट दिया, अब हम बांटेंगे हिंदुओं को ही दलित और स्वर्ण में। तो मुसलमानों को जैसे बांटने के लिए अंग्रेजों ने सीटें अलॉट कर दी थी कि वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब अंबेडकर ने कहा कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो, तो अंग्रेजों को मानने में क्या बुराई थी? उन्होंने कहा बिल्कुल दे देंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ना साफ कह रहे थे कि अगर मुझे देश का हित और दलितों का हित दोनों में से एक चीज को चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता दूंगा। आई बात समझ में? तो उनका कहने का मतलब यह था कि भाई दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे दो जहां केवल दलित प्रत्याशी चुनाव लड़े। अब अगर केवल दलितों का क्षेत्र होगा तो सीधी सी बात है कि भाई तकरार बढ़ेगी, हिंदू धर्म के अंदर ही बढ़ेगी, स्वर्ण जाति में दलित जाति में बढ़ेगी तकरार। तो महात्मा गांधी इसके विरोध में उतर गए। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब ये मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? आमरण अनशन पर। आमरण अनशन पर बैठ गए, उपवास पर बैठ गए महात्मा गांधी। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में फिर एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम लोग पूना समझौता कहते हैं। क्या बोल देते हैं? पूना समझौता। पूना समझौता हम आगे पढ़ेंगे 26 सितंबर 1932। इसको हम लोग आगे आगे इतिहास में पढ़ेंगे। ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और इसी समझौते के बाद जो है महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ा था। ठीक है भाई, इसको तुमको ध्यान रख लेना है। तो ये अंबेडकर के राजनीति में संबंधित चीजों से हमें कुछ बातें समझ आती है। ठीक हो गया। 1927 के दौर में, 1927 के दौर में अंबेडकर के द्वारा एक संघ बनाया गया जिस संघ का नाम था समाज समता संघ। क्या नाम था? समाज समता संघ। समाज समता संघ जो है इसको बनाया अंबेडकर ने। किस वर्ष बनाया? तो ये बनाया गया था 1927। ठीक है, 1927 में। ये भी दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने एक संघ बनाया था, समाज समता संघ। ठीक है। इसके अलावा 1936 में, 1936 में उनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। क्या नाम था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। ये पार्टी कब बनाई थी उन्होंने? तो ये पार्टी बनाई थी 1936 में। 1936 के अंदर अंबेडकर के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया। ठीक हो गया। इसके अलावा अंबेडकर अपने अंतिम दौर में जो उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन मैं कह सकता हूं, या फिर मैं एक पार्टी कह सकता हूं, या एक संघ कह सकता हूं, जो उन्होंने सबसे लास्ट में बनाया वो था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 1942 के अंतर्गत 1942 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ऑल इंडिया, कौन सा? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। कौन सा फेडरेशन? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। एक कब बनाया? 1942 में बनाया। 1942 के अंतर्गत उन्होंने बनाया। आगे चल करके वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की नवयान शाखा को डॉक्टर अंबेडकर मानते थे। इनके संबंध में यहां तक की बातें हमें समझ लेनी है। ठीक है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। 1956 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1956 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। इनको लेकर के एक सवाल जो मैंने वहां पे पढ़ा दिया था संविधान सभा वाले में, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहा हूं।
क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में किस सीट से हुआ था। तो पहले इनका चुनाव हुआ था बंगाल से, क्योंकि बंगाल तब बन चुका था विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा 1947 में। फिर अंबेडकर चुने गए थे बंबई प्रांत से, तो बंबई प्रांत से इनका जो है चुनाव हुआ था संविधान सभा में दूसरी बार, ठीक है ना। पहली बार जो है वो बंगाल प्रांत से चुने गए थे। क्लियर हो गया इतना। तो यहां तक अंबेडकर के बारे में ध्यान रहेगा। क्या क्या चीजें बताई मैंने अंबेडकर के संबंध में। यहाँ पे सबसे पहला, अगर तुमको पूछेगा कि अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 1891। कहाँ जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश। महार जाति में इनका जन्म हुआ था। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जो दलितों को भौतिक और नैतिक सुख से संबंधित सभा कही जाती है। 2 पत्रिका इन्होंने निकाली, एक मूक नायक 1920 में, 1927 में बहिष्कृत भारत। दोनों किस भाषा में है, मराठी भाषा। 1930 से भारत की राजनीति में सक्रिय हुए और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखी, परंतु महात्मा गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। तो अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, पूना समझौता, 26 सितंबर 1932। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ा था। 1927 में इन्होंने समाज समता संघ बनाया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। बस इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रख लेनी है तुमको अच्छे तरीके से। अब आ जाता है इस चैप्टर की कुछ छोटी मोटी बातें जो हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो 1-2 चीजें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। बस ज्यादा नहीं है, एक एक लाइन में तुम्हें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पुनर्जागरण आंदोलन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कांग्रेस वगैरह पढ़ पाएंगे आगे, क्या क्या चीजें हैं, या फिर जो भी आगे की चीजें हैं थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलोगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर, तो एक मुकदमा आता है जिसको हम लोग कहते हैं रखमाबाई मुकदमा। क्या बोल देते हैं, रखमाबाई मुकदमा। ये रखमाबाई मुकदमा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है। भारत के पुनर्जागरण आंदोलन से इसका क्या संबंध है, तो ये तुमको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। रखमाबाई मुकदमा कब हुआ था, तो ये घटना है 1864 की। किस वर्ष की है, 1864, 1864 में। दरअसल समाज के दबाव में दबी रखमाबाई का विवाह भी वैसे ही हो गया था जैसे उस दौर में हुआ करता। रखमाबाई का विवाह मात्र 11 वर्ष में कर दिया गया। कितने वर्ष में कर दिया गया, 11 वर्ष में। और ये कौन थी, तो ये ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, ब्रिटिश भारत में, बड़ा धीरे काम करा, रुक रुक करके, इसको क्या हो गया। ब्रिटिश भारत में प्रथम महिला डॉक्टर, ब्रिटिश भारत में प्रथम महिला डॉक्टर थी। रखमाबाई कौन थी, ब्रिटिश भारत में प्रथम महिला डॉक्टर थी। कितने वर्ष में इनका विवाह कर दिया गया था, 11 वर्ष में। तो 11 वर्ष में इनका विवाह हुआ था, जिनका नाम था दादाजी भिकाजी से। दादाजी भिकाजी से इनका विवाह हुआ था। दादाजी भिकाजी से इनका विवाह कर दिया गया मात्र कितने वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में। तो भैया 11 साल की बच्ची का अगर विवाह हो जाएगा तो उसको विवाह के संबंधी जीवन की तो चेतना होगी नहीं। तो रखमाबाई जो है वो अपनी माताजी के ही घर रहने लगी, अपने ससुराल नहीं गई। शादी कर दी गई थी 11 साल में, वो नहीं गई ससुराल। नहीं गई तो उनके हस्बैंड दादाजी भिकाजी ने उन पर मुकदमा कर दिया। तो दादाजी भिकाजी बनाम रखमाबाई मुकदमा। ये मुकदमा बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है। कहानी समझ आ गई, मुकदमा क्या था। इनका शादी हो गई कितने साल में, 11 साल में। 11 साल में शादी हो गई, ये ससुराल गई नहीं, तो इनके जो है हस्बैंड दादाजी भिकाजी जो है उन्होंने इन पर मुकदमा कर दिया। जब इन्होंने इन पर मुकदमा किया तो ऐसा कहा जाता है कि इस मुकदमे की पहली सुनवाई में जो जीत मिली वो किसके पक्ष में थी, रखमाबाई के
पक्ष में थी। दरअसल इस मुकदमे की भूमिका पुनर्जागरण आंदोलन में कहां है, तो एक एक्ट बना अपने पास जिसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कौन सा एक्ट बना? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये एक्ट बना लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे 1861 के अंतर्गत। किस वर्ष बना था एक्ट? 1861 में। और तब भारत का वाइसरॉय कौन था? तब भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड लैंसडाउन। कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। याद रहेगा। ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था? तो ये महिलाओं के विवाह से संबंधित एक अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा तय किया गया कि महिलाओं के विवाह की आयु जो है वो 12 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। 12 साल से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं किया जाना चाहिए। और इस एक्ट के बनने में इस मुकदमे की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। क्लियर है इतना? हालांकि बाद में दादाजी भिकाजी इस मुकदमे को जीत गए थे। इस पर कई बार पुनर्विचार हुआ इस मुकदमे पर, लेकिन पहला फैसला जो आया था वो रखमाबाई के पक्ष में आया था। तो ये है मुकदमा जिसके कारण कौन सा एक्ट बना? एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो तुमको ध्यान रख लेना है। बाद में एक किस्सा हुआ कि महारानी विक्टोरिया जो है उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने दादाजी भिकाजी और रखमाबाई जो है इन दोनों के विवाह को ही समाप्त कर दिया। महारानी विक्टोरिया ने इन दोनों के विवाह को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अंतिम में जब न्यायालय के फैसले वगैरह आए तो दादाजी भिकाजी के पक्ष में फैसले आ गए थे और महारानी विक्टोरिया ने इनको जो है इनके विवाह को ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मतलब डाइवोर्स भी नहीं कह सकते उसको, डिसॉल्व कह सकते हैं। खत्म कर दिया, पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। आई बात समझ में? वो कार्य हुआ। इनके मुकदमे का इस एक्ट को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे ही कुछ चीजों पर अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो एक चीज हमारे पास और महत्वपूर्ण आएगी जिस पर हमें बात करना बहुत जरूरी हो जाएगा, वो है महिला आर्य समाज। कौन सा समाज है? महिला आर्य समाज। तो एक महिला थी जिनका नाम था पंडित रमाबाई सरस्वती। क्या नाम था? पंडित रमाबाई सरस्वती। पंडित रमाबाई सरस्वती। रमाबाई सरस्वती। इनके द्वारा एक समाज बनाया गया जिस समाज का नाम था महिला आर्य समाज। क्या नाम हो जाएगा? महिला आर्य समाज। ये जो महिला आर्य समाज इन्होंने बनाया था, इन्होंने भी वही स्टैंड रखे। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। जैसा इन्होंने कहा कि देखो भाई, विधवाओं का विवाह जो है पुनर्विवाह, उस पर विचार होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि विधवा और अनाथों को कम से कम उनके आश्रय के लिए कुछ ऐसे स्थान बनने चाहिए जिन स्थानों में वो अपने जिंदगी जीने के लिए कुछ नैतिक चीजों को सीख सकें, जिंदगी जीने के लिए कुछ तकनीकी चीजों को सीख सकें, ताकि उनको जो है ना कुछ ज्ञान हो और उस ज्ञान के आधार पर वो कुछ आर्थिकी कमा पाएं और अपनी जिंदगी को चला सके, कुछ पैसे कमा पाएं। तो इसके लिए उन्होंने एक सदन बनाया पंडित रमाबाई सरस्वती ने, जिस सदन को हम लोग कहते हैं शारदा सदन। क्या बोल देते हैं? शारदा सदन। तो अगर क्वेश्चन आएगा शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना करने वाली महिला कौन हो जाएंगी? पंडित रमाबाई सरस्वती। क्लियर हो गया? इस शारदा सदन का मतलब क्या है? तो इस शारदा सदन का मतलब है कि विधवा महिलाओं के लिए, अनाथ महिलाओं के लिए या फिर अनाथ बच्चों के लिए उनके नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने के लिए इन्होंने समाज बनाया, शारदा सदन। ठीक हो गया? दूसरा, इनके द्वारा महिला आर्य समाज की भी स्थापना की गई। महिला आर्य समाज ने महिलाओं की भूमिका को, पीड़ितों को, शरणार्थी महिलाओं को कुछ अधिकार देने की मांग की। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम है द हाई कास्ट। इनके बारे में ध्यान रखना ना, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। क्या नाम है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने एक पुस्तक को लिखा। किस समय पे ये सारी चीजें चल रही है? तो ये सारी चीजें 19वीं सदी के आसपास की चीजें हैं। क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा एक संघ बना था जिस संघ का नाम था अखिल भारतीय महिला संघ।
अब ये संघ जो है ना वो 1927 में बना, अखिल भारतीय महिला संघ। ये इतना क्यों इधर उधर हो रहा है यार, आज रुक रुक के क्यों चल रहा है इतना। अखिल भारतीय महिला संघ, कौन सा संघ बना, अखिल भारतीय महिला संघ। आई बात समझ में। इस संघ को जो है किस वर्ष बनाया गया, तो इस संघ को बनाया गया 1927 में, यानी 1927 में बना था अखिल भारतीय महिला संघ। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन आएगा इस अखिल भारतीय महिला संघ को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी इसके जो है संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था मार्गरेट कंजिस। क्या नाम था, मार्गरेट कंजिस। जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम था मार्गरेट कंजिस। इन्होंने इस समाज को बनाया था, इस संघ को बनाया था 1927 में। संघ का नाम क्या था, अखिल भारतीय महिला संघ। ठीक है, ये संघ भी इन्हीं सब चीजों पर आधारित था। ठीक ना। एक तुमको ध्यान से समझ लेना है कि एक सभा बना था जिसको हम लोग कहते हैं भारत स्त्री महामंडल। क्या बोलेंगे, भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल, महामंडल। ये जो भारत स्त्री महामंडल है इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1910 में। इस वर्ष हुआ था 1910 में गठन हुआ भारत स्त्री महामंडल का। क्या चीजें हैं भारत स्त्री महामंडल के अंतर्गत, या क्या इसका योगदान है, तो ध्यान से समझना। 1910 में इलाहाबाद के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। कहाँ गठन हुआ था, इलाहाबाद। और इसका गठन करने वाली एक महिला थी जिनका नाम था सरला देवी चौधरानी। क्या नाम था, सरला देवी चौधरानी। ये तो बहुत रुक रुक करके काम कर रहा है यार, क्या हो गया इसको। सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है, देवी चौधरानी जो है उनके द्वारा ये मंडल बनाया गया था। क्या नाम हो जाएगा, भारत स्त्री महामंडल। कब बनाया गया था ये, 1910 के दौर में इलाहाबाद के अंतर्गत बना था। ठीक हो गया। इनके द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया जिसको हम लोग कहते हैं तारकेश्वर आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था, तारकेश्वर आंदोलन। इन्होंने ही एक आंदोलन चलाया, तारकेश्वर आंदोलन। ये जो तारकेश्वर आंदोलन है ये किस वर्ष चलाया गया, तो ये चलाया गया था 1924 में, 1924 के अंतर्गत इन्होंने चलाया इस आंदोलन को। ठीक हो गया। तारकेश्वर आंदोलन किस वर्ष चला, तो 1924 में चलाया गया था। क्लियर है। 1924 में यह आंदोलन चलाया गया, तारकेश्वर आंदोलन। अच्छा पूछेगा ये आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। ये भी मंदिर में प्रवेश से संबंधित आंदोलन था जो इन्होंने 1924 के अंतर्गत चलाया था। ठीक हो गया। भ्रष्ट महंतों के खिलाफ कुछ इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक ना। अभी जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी उन चीजों के अंतर्गत या उनसे अतिरिक्त कुछ इतर विषयों पर अगर बात करेंगे तो यहाँ ज्यादा चीजें अभी तो इसमें शायद कवर हो नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ बातों पर हम लोग गौर करेंगे। जैसे एक तो मैंने पहले भी बताया था ना, एक अधिनियम, कौन सा अधिनियम बताया था पहले, सती प्रथा अधिनियम बताया था सती प्रथा अधिनियम। कब बनाया था सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1929 में बना था ना, सॉरी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से बनाया गया था सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम। तो जो सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम था वो तो हम लोग पढ़ चुके थे। बाल विवाह के संबंध में अधिनियम बनाने का या बाल विवाह के संबंध में काम करने का पहला श्रेय किसे, देखो एक व्यक्ति है ईश्वरचंद विद्यासागर नाम है। क्या नाम है, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनका नाम है। ठीक है। अगर तुमको पूछेगा इनकी क्या भूमिका है या क्या क्या चीजें इनसे संबंधित हैं, तो ईश्वरचंद विद्यासागर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक हो गया। और 1860 के अंतर्गत 1860 में इन्होंने एक अधिनियम बनवाया। इस अधिनियम में
बाल विवाह यानी लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 10 वर्ष रखी गई थी। कितना रखी गई थी? 10 वर्ष। 10 वर्ष रखी गई थी न्यूनतम आयु। इससे कम उम्र की बच्चियों का विवाह हो जाता था, 10 साल से कम उम्र की। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कम से कम इतनी कोशिश की कि उन्होंने कहा कि भाई 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का विवाह तो ना किया जाए कम से कम, है ना। इस उम्र में मतलब डोरेमोन देखने की उम्र में शादी कर दोगे तो फिर क्या चलेगा, समझ रहे हो बात को। जब उम्र है डोरेमोन वगैरह देखने, 10 साल का बच्चा कितना होता है, समझ रहे हो। इस उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाल विवाह के संबंध में कुछ एक्ट बनाए गए, कुछ बड़े महत्वपूर्ण एक्ट बनाए गए, जिन एक्टों को हमें ध्यान रख लेना। एक एक्ट को हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको हमने नेटिव मैरिज एक्ट कहा, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में बनाया गया था, है ना। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट वगैरह। मैरिज एक्ट कौन कौन से रहे तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक एक्ट जो है इसको कहते हैं नेटिव मैरिज एक्ट वगैरह, लिखूंगा सीधे जैसे सिविल। ये बहुत रुक रुक के काम कर रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया इसको, बहुत धीरे काम कर रहा है। सिविल मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट, ठीक है। ये एक्ट कब बना था? ये एक्ट बना था 1872 में, 1872 में, ठीक ना। तो 1872 में बना था, केशव चंद्र सेन के प्रयास से बना था। इस एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई 14 वर्ष। कितने वर्ष रखी गई? 14 वर्ष। कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं किया जा सकता। और लड़कों के विवाह की उम्र रखी गई 18 वर्ष। कितनी वर्ष रखी गई? 18 वर्ष। तो बहुत ज्यादा चीजें मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, लेकिन जो जो चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया था। और इस एक्ट ने बहुविवाह प्रथा यानी एक शादी से ज्यादा शादी करने की परंपरा पर प्रहार किया। इस एक्ट ने बाल विवाह पर प्रहार किया और बाल विवाह की जो आयु है वो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी। क्लियर है इतना? इसके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट के अलावा, ये एक्ट तो 1872 का है ना। एक अधिनियम जो मैंने अभी तुमको बताया, एज ऑफ, जिसको हम लोग कह रहे हैं कंसर्न वाली, जिसमें मैंने रकमाबाई मुकदमा तुमको बताया, तो वो अधिनियम सम्मति आयु अधिनियम 1891। किस वर्ष आया था? 1891। आयु के संबंध में, बाल विवाह के संबंध में बने अधिनियम वगैरह हैं। तो अधिनियम एक तो हो जाएगा सम्मति आयु अधिनियम, आयु अधिनियम। यह अधिनियम कब बना? तो यह अधिनियम बना था 1891 में। 1891 के अंतर्गत इस अधिनियम का मतलब प्रभाव में ये अधिनियम आया, ठीक है। इस अधिनियम को बनवाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस अधिनियम को बनवाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी, इनके प्रयासों से जो है ये अधिनियम बन पाया था। किस वर्ष बन पाया? तो 1891 में बना। इस अधिनियम ने क्या कहा? तो इस अधिनियम ने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस अधिनियम में कहा गया कि भाई अगर 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों की शादी होती है तो वो कानूनन अपराध है, और ऐसा कुछ होता है तो जो है उसके लिए वो व्यक्ति दंडित किया जाएगा जो ऐसा कार्य करेगा। तो इस एक्ट का सन याद रख लेना है तुमको, 1891। एक खास बात ये भी ध्यान रख लेनी है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, बीजी तिलक, वो इस एक्ट के विरोध में थे। क्वेश्चन आएगा कौन से व्यक्ति इस एक्ट के विरोध में थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इस एक्ट के विरोध में थे, उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था। ठीक हो गया। एक एक्ट जो है वो 1929 में आया, जिस एक्ट का नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम। तीसरा अधिनियम इसी प्रक्रिया में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये किस वर्ष का है? तो ये 1929 का है।
इस अधिनियम ने क्या कहा, तो इस अधिनियम में भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर हैं जो हमारे पास काफी काम आ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक चल रहा है यार। कब बना था ये? 1929 में बना था। कौन सा? बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक हो गया। तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम बनवाने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था डॉक्टर हरविलास सारदा। क्या नाम था? डॉक्टर हरविलास सारदा। डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयासों से ये नियम बना था। इसलिए इस एक्ट को, यानी जो 1929 का बाल विवाह निषेध अधिनियम है, इसको इनके नाम पर शारदा एक्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शारदा एक्ट भी कहा जाता है। ये शारदा एक्ट कब बना? तो 1929 में बना और 1 अप्रैल 1930 से प्रभावी हुआ। जैसा कि सबको पता है कि 1930 में कौन भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय पे ये एक्ट जो है वो प्रभाव में आया था। ठीक हो गया। तो इसमें लड़कियों की जो शादी की न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष की और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बाल विवाह के संबंध में अगर हम बात करेंगे, तो बाल विवाह के संबंध में आजादी के बाद एक एक्ट आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978। कब आया था? 1978। तो 1978 का आजादी के बाद का जो अधिनियम है, जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, उस अधिनियम में कहा गया कि लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, तब जाकर के जो है वो विवाह किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिसके बारे में हमने जो है यहां पर पढ़ा। अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें पढ़ी वो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास हो जाएंगी। कुछ छोटी बातों पर मैं ऐसे ही जिक्र करूं तो जैसे एक एक्ट है विडो रीमैरिज एक्ट। कौन सा एक्ट है? विडो रीमैरिज एक्ट। ये 1850 में आया। किस वर्ष आया था? 1850 में आया। इसको विष्णु परशुराम शास्त्री के द्वारा बनाया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो किसके द्वारा इस एक्ट को, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा इस एक्ट को बनाने के लिए जोर लगाया गया था? तो उनका नाम था विष्णु परशुराम शास्त्री। ठीक हो गया। इन्होंने इस एक्ट को बनाने के लिए प्रयास किया था बहुत सारा। इसके अलावा शिशु वध एक अधिनियम बना था, 1795 में बना था, 1804 में बना था। इसके अलावा नरबली प्रथा के खिलाफ अधिनियम बना था। नरबली प्रथा के खिलाफ वाला अधिनियम तुमको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि जब नरबली प्रथा की बात आएगी तो इस प्रथा के खिलाफ अधिनियम बनाने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग को। किसको जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है, जिन्होंने इसके लिए कैंपवेल की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? कैंपवेल की नियुक्ति की थी। और 1844-45 के आसपास, 1844-45 के आसपास भारत में ये प्रथा समाप्त हो गई थी। नरबली प्रथा भारत की जिस जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित थी वो थी खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति थी? खोंड। खोंड उड़ीसा में रहने वाली एक ट्राइब है, जनजाति है। इनमें नरबली प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी। क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा भारत में दास प्रथा की अगर हम बात करें तो दास प्रथा का अंत जो है वो 1843 में हुआ। कब हुआ था? 1843। किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड एलनब्रो के समय पे हुआ। हालांकि सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक और मुगल काल में अकबर ने भी दास प्रथा का अंत करने का प्रयास किया था, परंतु समय के साथ साथ ये प्रथाएं आगे बढ़ते हुए चल रही थी। 1833 का अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम, 1833 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम ने भी दास प्रथा को जो है, चार्टर एक्ट जो था, दास प्रथा के विरोध में उसने प्रावधान किए थे। ठीक है। हालांकि वो इतना सफल नहीं रहा और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के समय पे हुआ। नरबली प्रथा का अंत कब हुआ? तो नरबली प्रथा का अंत हुआ 1844-45। एक तुमको ध्यान रखना है शिशुवध प्रथा, जिसका अंत जो है, शिशुवध प्रथा का अंत 1795 में लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे, या फिर 1795 में सर जॉन शोर के समय पे, और 1804 में वेलेजली के समय पे हुआ था। तो इन दोनों लोगों ने शिशुवध प्रथा का अंत किया था। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर?
यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लेना। किसी का कोई सवाल वगैरह है तो बताओ।